Hey Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग जो वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। जब से विंग आया था तब से वांग जी ने रेयरली ही उसे अकेला छोड़ा था। देखा जाए तो वांग जी विंग के आसपास हमेशा 2400 घंटे मंडराता रहता था और विंग को भी वांग जी की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। वो हमेशा वांग जी से हैप्पीली बातें करता, उससे अपनी बहुत सारी चीज़ें शेयर करता। इवन विंग जितना कंफर्टेबल वांग जी के साथ था उतना कंफर्टेबल वो किसी के भी साथ नहीं था। विंग ने अभी भी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से अपने फेस को हाइड करना ही सही समझा था। इसलिए वो जब भी वांग जी के साथ घूमता था तब वो अपने फेस पर मास्क लगा के रखता था और जैसे ही वो जिंगशी में एंटर करता था वो तुरंत ही उस मास्क को उतार देता था। विंग नॉर्मली सिर्फ उन लोगों के सामने अपने मास्क को उतारता था जो लोग उसे ऑलरेडी जानते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी उसका फेस देखा हुआ था, वरना विंग किसी के भी सामने अपना मास्क नहीं उतारता था। विंग अब वांग जी के साथ पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में घूमने लगा था। ऑब्वियसली सारे क्लैंस ने विंग को अपने अपने क्लैन में इनवाइट किया था, जिस वजह से विंग उन सब क्लैंस में भी जा रहा था, वो भी वांग जी के साथ। वही वांग जी, वो अपना सारा काम धाम छोड़ चुका था और वो सिर्फ विंग के पीछे किसी लॉस्ट पपी की तरह घूमता रहता था। विंग के वांग जी के साथ होने से वांग जी का बिहेव भी बहुत सा चेंज हो चुका था। अब वो विंग के गुड लिस्ट में रहने के लिए अपने उस कोल्ड और पोकर फेस को छोड़ चुका था, साथ ही नेचर को भी। वो अब अपने बिहेव में थोड़ा नरमी लाने की कोशिश करता था, जिसमें ऑब्वियसली वो कभी कभी बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाता था, पर कभी कभी सिचुएशन उसके कंट्रोल में रहती थी। वो विंग के अलावा किसी और से स्वीटली बात नहीं कर पाता था। ये उसके लिए बहुत मुश्किल और टफ टास्क होता था, पर फिर भी विंग के लिए वांग जी इतना तो कर सकता है। इनफैक्ट वो सब कुछ कर सकता है। विंग जहाँ जहाँ वांग जी को बोलता वो वहाँ विंग को लेके जाता, विंग की वो सेफ्टी करता था। विंग को कभी कभी बिलीव नहीं होता था कि वो खुद डीमन गॉड है और वांग जी उसकी प्रोटेक्शन के लिए इतना सब कुछ करता है, पर वो क्यों ही वांग जी को रोकता? क्योंकि देखा जाए तो विंग को भी ये पैम्परिंग पसंद आ रही थी, इसीलिए वो भी इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से फील भी कर रहा था और इन्जॉय भी। ऐसे ही करीबन 1 मंथ बीत चुका था विंग को यहाँ आए। अब 1 मंथ गुजर गया था। वांग जी जिसकी लाइफ बहुत नॉर्मल थी और उसे पहले डेज बहुत बड़े लगते थे, मतलब उसका समय आसानी से गुजरता नहीं था, पर ये 30 दिन न जाने कैसे वांग जी के देखते ही देखते गुजर भी चुके थे और वांग जी को यकीन भी नहीं हो रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि कल ही तो विंग आया था और बस आज ही का दिन उसने विंग के साथ गुजारा है। पर विंग की साथ गुजारा गया टाइम वांग जी की ख्वाबों में एक दिन का हो सकता है, पर दुनिया के लिए वो 30 दिन था। विंग जिसने सबको ये इन्फॉर्म कर दिया था कि वो अगले 4 दिनों में यहाँ से जाने वाला है, ये सुनकर वांग जी उसे तो बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उसे और भी टाइम अपने ओमेगा के साथ, जिसे वो अपना मान चुका है, उसके साथ बिताना चाहता था। पर विंग जो एक डीमन गॉड था, उसे उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करना था, साथ ही वो यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता था, जिस वजह से उसे वापस जाना ही होगा। वांग जी ये जानकर बहुत ज़्यादा टेंस हो चुका था, क्योंकि वो हमेशा सोचता था कि वो विंग को अपनी फीलिंग आज बताएगा, कल बताएगा, नहीं परसों बताएगा। ऐसे करते करते 30 दिन उसके हाथ से निकल चुके थे और अब सिर्फ 4 दिन बचे हुए थे और वांग जी अभी भी विंग को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाया था। वही लैन सिचैन, नी हुसैन, इन सब ने वांग जी की अच्छी खासी हेल्प की थी। वो भी विंग की बहुत अच्छी तरीके से केयर करते थे, पर वांग जी की विंग के लिए फीलिंग्स ये उनका पर्सनल मैटर था और इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता था। खासकर जब तक वांग जी खुद अपने लिए स्टेप नहीं लेता तब तक ये सब क्या ही कर लेते। ऐसे ही और 2 दिन बीत जाते हैं। आज गुसू में फिर से सारे क्लैंस के क्लैन लीडर और उनके हायर आए थे विंग को अलविदा बोलने, क्योंकि विंग यहाँ से जा रहा है ये जानकर हर कोई अपसेट तो था, पर एक ना एक दिन विंग को जाना ही था और विंग ने ये बात आते ही क्लियर कर दी थी कि वो बहुत जल्द जाने वाला है।
सब लोग बहुत दुखी भी थे पर वो खुश भी थे कि डीमन गॉड के साथ उन्होंने बहुत सारा वक्त स्पेंड किया और अब डीमन गॉड उनके फ्रेंड की तरह, उनके बच्चे की तरह है, तो वो कभी भी डीमन गॉड को यहाँ बुला सकते हैं। विंग जो पूरा दिन उन सारे लोगों के साथ बिता देता है, आज वांगजी के साथ विंग ने बहुत कम वक्त बिताया था क्योंकि सारे लोग विंग से कुछ ना कुछ बातें करना चाहते थे, क्योंकि कल या शायद परसों मॉर्निंग में ही विंग निकल जाएगा, तो सबको विंग के साथ टाइम स्पेंड करना था और विंग सबको सरीखा वक्त देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि विंग भी कहीं ना कहीं इन सब लोगों की सैडनेस को भाप चुका था और वो एक गॉड है तो अपने लोगों को वो सैड कैसे देख सकता है, इसीलिए वो कोशिश कर रहा था सबका दिल रखने की। वही वांगजी वो थोड़ा विंग से इग्नोर हो चुका था। विंग ऐसा करना तो नहीं चाहता था, ऑब्वियसली वो कभी भी अपने दोस्त को इग्नोर नहीं करना चाहेगा, पर अनजाने में ही ये हो रहा था। और वांगजी जिसे अब जाकर रियलिटी हिट हुई थी, वो अब अपने सपनों की दुनिया से बाहर आया था। अब तक के विंग के साथ बिताए गए हर एक मोमेंट को वांगजी याद कर रहा था। उसे रिग्रेट हो रहा था कि वो क्यों विंग से आज तक अपने दिल की बात बोल ही नहीं पाया। उसके पास तो बहुत सारे मौके थे, विंग उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, तो क्यों आज भी वांगजी इतना हिचकिचाता है। पर खैर, अब वो वक्त गुजर चुका है और ब्यूटीफुल मेमोरीज बन चुका है, तो वांगजी उस वक्त का तो कुछ नहीं कर सकता, पर अब उसके पास सिर्फ कल का दिन है। कल अगर वो विंग से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाया तो शायद आगे भी वो कभी ना कर पाए। विंग का वो रेड रिबन जो विंग ने वांगजी को दिया था वो आज भी वांगजी के पास था। विंग ने उसे अभी भी वापस नहीं मांगा था और वांगजी भी विंग को वो रिबन नहीं देना चाहता था, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी उसी के भरोसे तो अब तक जी रहा था। पूरा दिन बीत चुका था। विंग जो अभी भी वांगजी के साथ उसकी जिंगशी में ही रहता था, वो जिंगशी में वापस आ चुका था। आज विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था, क्योंकि उसने सबसे बातें जो की थी, साथ ही बाकी एक्टिविटी में भी विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था, जिस वजह से वो जिंगशी में आते ही सीधा अपने रूम में जाता है और बेड पर लेट जाता है। विंग जिसने कुछ भी नहीं किया था, इवन चेंज भी नहीं, वो सीधा जाकर जैसे ही बेड पर लेटा उसकी आंख लग चुकी थी और वो नींद में जा चुका था। वांगजी जो जिंगशी में ही था वो विंग के आने का इंतजार कर रहा था, पर इससे पहले कि वो विंग से बातें कर पाता, विंग अंदर रूम में जा चुका था। इसीलिए वांगजी भी विंग से बातें करने के लिए उसके पीछे ही आ रहा था। तब वो देखता है कि विंग तो सो चुका और वो बहुत मेसिली सोया हुआ था। उसके पैर अभी भी जमीन पर थे और बाकी बॉडी बेड के ऊपर थी। इसीलिए वांगजी एक डीप ब्रीथ लेता है और अंदर चला जाता है। वो विंग के एक आउटर लॉन्ग रोप को उतार देता है जो थोड़ा हैवी था और विंग उसमें अनकंफर्टेबल फील करता, इसीलिए वांगजी उसे ठीक से निकाल कर विंग को अच्छी तरीके से अपने बाहों में ब्राइडल स्टाइल कैरी करता है। वो विंग को बेड पर ठीक से लेटाता है और बाद में उसके ऊपर कंबल रैप कर देता है। वो विंग के शूज़ रिमूव करता है और विंग के रूम की लाइट्स को ऑफ करके वो बाहर आ जाता है। उसे फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे विंग से बात करे, और अब तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो अब वांगजी का विंग से बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये सारे लोग ही विंग से बात करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और ऑब्वियस बात है, विंग जब से यहाँ आया है तब से उसने सबसे ज़्यादा टाइम वांगजी के साथ स्पेंड किया है, तो अब वो बाकी लोगों को भी नाराज़ नहीं कर सकता। इसीलिए वांगजी को ये कंफर्म नहीं था कि कल भी विंग उसे वक्त दे पाएगा। ऐसे ही वो नाइट बीत जाती है। विंग जहाँ सुकून से अंदर सो रहा था, वही वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान था। वांगजी जिसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी करके जाने से पहले विंग को अपनी फीलिंग्स तो ज़रूर बताएगा, पर कैसे, यही बात रात भर उसके दिल में घूम रही थी। अभी फिलहाल सुबह के 4 बज चुके थे, पर वांगजी उसके आंखों से उसकी नींद कोसों दूर थी। अचानक वांगजी के माइंड में कुछ बात आती है और जैसे ही वांगजी के जहन में वो बात क्लिक हुई थी, उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वो तुरंत उठ जाता है और अपने कबर्ड के पास जाता है। वहाँ से वो कुछ चीज़ें निकालता है और उन्हें अच्छी तरीके से रैप करता है
और वांग जी वहाँ से निकल चुका था। वांग जी ऑलरेडी जानता था कि विंग जल्दी नहीं उठने वाला, वो 10 से पहले तो नहीं उठेगा, तब तक वांग जी अपना काम कर लेगा। यही सोचते हुए वो अपनी स्पिरिचुअल सॉर्ड का यूज़ करता है और तुरंत वहाँ से फ्लाई कर लेता है। वो एक जगह जाता है, वहाँ उन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से रख देता है और बाद में वो फिर से अपनी सॉर्ड का यूज़ करके वापस आ जाता है। वांग जी जिसे जाने आने में करीबन 8 बज चुके थे, वो फाइनली जिंगशी के अंदर था। वो देखता है कि जैसा उसने सोचा था बिल्कुल नज़ारा वैसा ही था। विंग अभी भी बेड पर पीसफुली सोया हुआ था। वांग जी आज विंग के पास जाता है और उसे 8 बजे ही उठाने लगता है। विंग जो उठना तो नहीं चाहता था, पर वांग जी के क्यूटली और सॉफ्टली बिहेव को देखकर वो फाइनली उठ चुका था, क्योंकि वो भी जानता था कि आज उसे यहाँ आखिरी दिन बिताना है। उसके बाद वो न जाने यहाँ कब आ पाएगा। इसीलिए वो उठकर तुरंत रेडी हो जाता है और बाहर आ जाता है। बाहर सब लोग ऑलरेडी विंग का ही इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए विंग उनके पास जाता है और फिर से उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। ऐसे ही वो दिन गुजर चुका था। वांग जी जिसने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। विंग उसे बहुत कम वक्त दे पाया था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट भी था, पर उसे कहीं ना कहीं अब होप आ चुकी थी। ऐसे ही वो पूरा दिन भी फाइनली बीत जाता है और अब वो नाइट विंग की कल्टीवेशन वर्ल्ड में लास्ट नाइट थी और उसके बाद वो फाइनली कल अपने रेलम में लौटने वाला था। बहुत ज़्यादा अपसेट थे बाकी लोग, पर कोई विंग को रोक नहीं सकता था। सब चाहते तो थे, सब ने बोला भी था कि विंग कुछ और दिन यहाँ रुक जाए, पर विंग की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और विंग उनसे नहीं भाग सकता था। वो बहुत मुश्किल से वक्त निकाल कर यहाँ आया था, तो अब उसे निकलना भी था। इसीलिए सब बहुत हैवी हार्ट से विंग को गुड नाइट विश करते हैं और विंग जिंगशी में चला जाता है। वांग जी भी विंग के साथ गया था। वो भी आज बहुत ज़्यादा अपसेट था, क्योंकि उसने जो किया था उसका रिजल्ट वो जानता नहीं था। वो ये भी नहीं जानता था कि जो वो करके आया है उससे विंग क्या रिएक्ट करेगा, कुछ करेगा भी या नहीं। पर फिर भी वांग जी अपनी होप को नहीं खो सकता था। वो अभी भी विंग से बात तो करना चाहता था, पर वो कर नहीं सकता था, क्योंकि उसे डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि क्या वो विंग से जब अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगा तब वो विंग की दोस्ती भी खो देगा, और वांग जी ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए उसने एक बहुत शार्प मूव किया था। अगर उससे विंग मान गया तो ठीक, अगर नहीं तो वांग जी उस बात को विंग के सामने मजाक में उड़ा देगा। यही वांग जी सोच रहा था। खैर, वो पूरी रात बीत चुकी थी। वांग जी जिसे एक पल भी आज रात भी नींद नहीं आई थी, वही विंग, वो भी कहीं ना कहीं आज सोने में लेट हो चुका था। पर आज वो हद से ज़्यादा मॉर्निंग में ही उठ चुका था। मतलब आज विंग 5 बजे ही उठ चुका था। वो सबके साथ ब्रेकफास्ट करता है और बाद में फाइनली वो वहाँ से निकल चुका था। वही बाकी सब विंग के जाने से अपसेट थे, पर उन्हें फिर से विंग ये होप दे के गया था कि वो वापस ज़रूर आएंगे। ऐसे ही वो हार्ड वक्त भी बीत जाता है। वांग जी जो बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका था विंग के जाने से, वो विंग के जाते ही सीधा अपने जिंगशी में जाता है और उस रूम में खुद को लॉक कर लेता है, जो रूम अब तक वांग जी का था और विंग यूज कर रहा था। सब जानते थे कि वांग जी अपसेट होगा, इसीलिए कोई भी वांग जी को डिस्टर्ब नहीं करता। और बाकी जो क्लैन लीडर क्लैन में आए हुए थे सिर्फ विंग के लिए, वो भी वापस जाने लगते हैं। पर लैन चिंगेजुन जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के किंग थे, वो उन सबको रोक देते हैं और आज ना जाने का बोलकर कल जाने की बात बोलते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ क्लैंस रिगार्डिंग बातें भी हो जाएगी, साथ ही कुछ नॉर्मल बातें भी वो एक दूसरे से कर लेंगे। क्योंकि विंग के होते हुए तो सब विंग से ही बातें करना चाहते थे, पर अब वो एक दूसरे से भी बाकी चीज़ों के बारे में, बाकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। इस बात पर ऑब्वियसली सब मान चुके थे और सब एक और दिन लैन क्लैन में बिताने वाले थे। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। विंग जहाँ मॉर्निंग में गया था और फिलहाल इवनिंग हो चुकी थी। वांग जी जो अभी भी जिंगशी में लॉक था और वो बाहर बिल्कुल नहीं आया था। वही रूम के अंदर, मतलब जिंगशी के रूम के अंदर, वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट था। वो उसी बेड पर लेटा हुआ था जहाँ विंग
सोया करता था। इवन उसने बेडशीट तो क्या किसी भी चीज़ को चेंज नहीं किया था। विंग जिसके फेरोमोन्स अभी भी उस बेडशीट पर थे, वांगजी उन्हें ही इनहेल कर रहा था। उसकी आंखों से फॉर अ चेंज आज आंसू बह रहे थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, फ्रस्ट्रेट था कि क्यों वो नॉर्मल लोगों जैसा नहीं है, क्यों उसे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्या वो इसी प्रॉब्लम की वजह से अपने प्यार को भी खो देगा? नहीं, वो विंग को नहीं खोना चाहता, पर क्या विंग उसे एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि विंग और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऑब्वियसली विंग एक डीमन गॉड है, ब्लैक और डार्क वर्ल्ड का किंग। क्या उस जैसे पर्सन को एक्सेप्ट करेगा? देखा जाए तो विंग और वांगजी में उतना ही डिफरेंस था जितना एक वर्ल्ड के किंग और एक नॉर्मल इंसेक्ट में होता है। हाँ, विंग उस इंसेक्ट के बारे में जानता है। यूँ कहा जाए तो विंग जो पूरी डार्क एनर्जी को कंट्रोल करता था, पूरे डीमंस का किंग था, और वांगजी उसके सामने एक नॉर्मल पर्सन जिसे शायद विंग कभी नोटिस भी करता अगर वांगजी उसके पास नहीं जाता तो। पर वांगजी शायद भूल चुका था कि गॉड अपने नॉर्मल से नॉर्मल फॉलोअर पर तक ध्यान देते हैं। एक इंसेक्ट भी कभी भूखा ना रहे, इसका ध्यान भी खुद गॉड ही रखते हैं। और ये बात विंग ने बहुत अच्छी तरीके से बताई भी थी वांगजी को, पर वांगजी जो अपने गमों में डूबा हुआ था उसे फिलहाल वो बात याद नहीं आ रही थी। विंग ने वांगजी से ये क्लियरली कहा था कि वो वांगजी को ऑलरेडी जानता है। तो वांगजी ये तो नहीं बोल सकता था कि विंग ने उसे कभी नोटिस ही नहीं किया। ऑब्वियसली विंग ने उसे नोटिस किया, इसीलिए तो वांगजी के सिर्फ एक बार बुलाने से विंग उसके पीछे आ गया। अगर विंग को वांगजी को इग्नोर ही करना होता तो विंग वांगजी के बुलाने पर, उसके प्रेयर्स पर, उसकी वर्शिप पर आता ही क्यों? खैर, फिलहाल तो वांगजी ये सब कुछ समझने के सही माइंड में नहीं था, इसीलिए उसे सिर्फ फिलहाल विंग और खुद में जो डिफरेंस है उसे ही वो ज़्यादा नोटिस कर रहा था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। ऐसे ही इवनिंग हो चुकी थी और वांगजी जो अभी भी इन सारे ख्यालों में गुम था, वो महसूस करता है कि जिंगशी की डोर पर बहुत ज़ोर से नॉक हो रही है। वांगजी एक डीप ब्रीथ लेता है और वो खुद को पहले तो थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाता है, क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा मेसी हो चुका था। उसके हाथ में अभी भी विंग का वो रेड रिबन था। वांगजी जिंगशी का डोर ओपन करता है, तब सामने एक डिसिपल था जो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था। वांगजी उसे देखकर शॉक हो चुका था। वो डिसिपल वांगजी को बताता है कि उसे लैन चिंगेजुन ने अभी के अभी मीटिंग हॉल में बुलाया है और बहुत जल्दबाजी में बुलाया है। वांगजी ये सुनता है और वो थोड़ा शॉक हो चुका था, क्योंकि उसके फादर ने बहुत इमरजेंसी वाली कंडीशन में भी ऐसे किसी को भागते हुए उसके पास नहीं भेजा था। फर्स्ट तो गुसु में 3000 रूल्स थे और जिनमें एक रूल ये भी था कि भागना मना है, पर आज ये डिसिपल बिना किसी की फिक्र किए लैन चिंगेजुन के कहने पर ही भागते हुए आया है। ये थोड़ा शॉकिंग था, इसलिए वांगजी समझ चुका था कि सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो सकती है, इसीलिए वो तुरंत ही रूम के अंदर जाकर अपनी बीचेन लेता है और बाहर आ जाता है। वो उस डिसिपल के साथ चल रहा था। वो डिसिपल वांगजी को मीटिंग हॉल के गेट तक छोड़ देता है और वहां से पलट जाता है, क्योंकि अंदर आज कोई भी सर्वेंट, डिसिपल और कोई भी नॉर्मल पर्सन अलाउ नहीं था। सिर्फ रॉयल फैमिलीज के सारे लोग बैठे हुए थे। विंग उन सब को देख रहा था। अचानक उसकी नज़र सामने जाती है, जहां दो अनजान चेहरे इन सारे जाने पहचानों चेहरों के बीच में मौजूद थे। वांगजी उन दोनों को यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि वांगजी इन दोनों को भी नहीं जानता था, पर ये दोनों पर्सन हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम थे। उसमें से एक ओमेगा थी और एक अल्फा था। ओमेगा फीमेल थी और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। इनफैक्ट उसकी स्किन शाइन कर रही थी। उसने रेड कलर के, जिस पर सिल्वर कलर का बहुत ब्यूटीफुल वर्क था, वो हानपू पहना हुआ था। साथ ही उसके साइड में जो पर्सन खड़ा था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर था। उसके भी फेस पर बहुत ज़्यादा ग्लो था और उसकी भी स्किन अजीब सी ग्लो कर रही थी या शाइन कर रही थी। वो दोनों भी जितने अट्रैक्टिव और मेस्मराइजिंग लग रहे थे, उतने ही ज़्यादा
डेंजर वाइब्स भी दे रहे थे। एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल भी लग रहे थे। उनके हाथ में जो स्पिरिचुअल वेपन था, वांग जी फील कर सकता है था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर वांग जी अभी भी उन दोनों को नहीं जानता था, इसीलिए वो सबके साथ उन दोनों को भी बो करता है और फिलहाल वो मीटिंग हॉल के बीचों बीच खड़ा था। लैन चिंगेजुन जो अपने थ्रोन के पास ही खड़े थे और बाकी सब भी खड़े थे, कोई भी बैठा हुआ नहीं था। और वो दोनों लोग फिलहाल हॉल के थोड़ा साइड में खड़े थे और उनकी नज़र भी वांग जी की तरफ ही थी। लैन चिंगेजुन अपने थ्रोन से नीचे आते हैं और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये है मेरा बेटा, मेरा सेकंड सन, एक ग्रेट कल्टीवेटर और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर, वॉरलॉर्ड और द ग्रेट नॉवल हांग वांगजुन। आप इसे लान वांग जी भी बोल सकते हैं। वांग जी जब देखता है कि उसके फादर उन दोनों से उसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तब वो फिर से उन दोनों को बो करता है। वो दोनों भी वांग जी को बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे। वांग जी उनकी नज़रों को फील करके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, पर फिर भी वो यहाँ से निकल भी नहीं सकता था और इन दोनों को कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि वो देख सकता था कि यहाँ का माहौल थोड़ा टेंस और कोल्ड है। साथ ही बाकी सारे लोग यहाँ खड़े हैं, मतलब ज़रूर ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट और रिस्पेक्टेड लोग हैं, क्योंकि ऐसे ही सारे क्लैन के लोग किसी के सामने खड़े तो नहीं होंगे, खासकर वो सारे लीडर हैं। उसमें से मतलब उन दोनों में से जो अल्फा था वो आगे आता है और वो वांग जी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगता है, वो बहुत वियर्ड आंखों से। साथ ही वो वांग जी के आसपास घूम रहा था। वांग जी को ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी एक ऐसा पर्सन है जिसे लोगों के साथ घुलने मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और कोई अचानक उसके सामने आएगा और उसे ऐसे देखेगा तो ये थोड़ा वियर्ड और अनकंफर्टेबल तो ज़रूर होगा। नॉर्मल के लिए ये अनकंफर्टेबल होता है, तो वांग जी के लिए तो एक स्टेप ज़्यादा ही होगा। खैर, पर फिर भी उन सब का रिस्पेक्ट रखते हुए वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसके फादर भी इन लोगों के सामने सर नीचे झुकाए खड़े थे। वो अल्फा वांग जी को अच्छी तरीके से ऊपर से नीचे तक और आगे से पीछे तक देखने के बाद वो वांग जी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो वांग जी के सामने अपने हाथ को करते हैं। उनके एक हाथ में तो उनका स्पिरिचुअल वेपन मतलब एक सॉर्ड थी, और दूसरे हाथ उनका वांग जी के आगे था। वांग जी जो कंफ्यूज था वो उस अल्फा की तरफ देखता है और एक कंफ्यूजिंग लुक उन्हें पास करता है। वो अल्फा अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, स्पिरिचुअल वेपन। वांग जी जो एक पल के लिए कंफ्यूज हो चुका था, पर वो दूसरे ही पल समझ चुका था कि सामने वाला इंसान उसका स्पिरिचुअल वेपन मतलब बीचेन मांग रहा है, इसीलिए वो एक नज़र अपने फादर की तरफ देखता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी को भी अपना स्पिरिचुअल वेपन नहीं सौंप सकता। पर जब उसके फादर अश्योरिंग नोट करते हैं, साथ ही पीछे उसके जो भाई बैठे हुए थे खड़े हुए थे, वो भी एक नोट करने के बाद वांग जी अपने स्पिरिचुअल वेपन को उस पर्सन के हाथ में मतलब उस अल्फा के हाथ में रख देता है। वो अल्फा अपनी स्पिरिचुअल सॉर्ड को मतलब उसकी खुद की जो थी उसे अपनी पावर से वैनिश कर देता है और वांग जी के स्पिरिचुअल सॉर्ड को अच्छी तरीके से देखने लगता है। वो उस सॉर्ड को अच्छी तरीके से देखता है, पर उस पर्सन ने अभी तक इसे अनशील्ड नहीं किया था। वो वांग जी के पास कुछ देर बाद उसकी सॉर्ड को दे देता है और बाद में वो पर्सन अपनी शार्प टेक्सचर को वांग जी के ऊपर रखते हुए अपनी स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड वॉइस में कहता है, कल तुमने जो किया, क्या वो तुमने अपनी मर्जी से अपने होश और आवाज़ में किया, या वो सिर्फ कोई प्रैंक था, या ये भी हो सकता है कि तुम वो सिर्फ अनजाने में कर गए होगे। अगर ऐसी बात है तो मुझे अभी क्लियर कर दो। मैं तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं दूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर ये तुम्हारा कोई बचपना या प्रैंक है तो मैं ये सोचूंगा कि ये सब सिर्फ एक गलती है, क्योंकि तुम हमारे रूल्स नहीं जानते। पर अगर तुम सब कुछ जानकर ये सब किए हो तो तुम्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। वांग जी जो कुछ भी समझ नहीं पाया था, पर सामने खड़ा पर्सन बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग था, उसकी वॉइस हद से ज़्यादा कोल्ड थी। साथ ही वांग जी को फॉर अ फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो जानता था ना उसने क्या कांड किया है, पर वांग जी श्योर नहीं था, इसलिए वो चुप था। वांग जी जानना चाहता था कि ये क्या उसी बात का रिएक्शन है जो उसने कल एक्शन किया था, पर वो इसे क्लियर कैसे करे, मतलब उसे समझ में कैसे आएगा कि नहीं ये उसी बात पर हो रहा है। इसीलिए वो अपनी नज़रों को झुकाए ही रखता है और चुप ही रहता है। कुछ वक्त गुजर जाता है, वो पर्सन अभी भी वांग जी के तरफ ही देख रहा था। वो अभी भी अपने सवाल का जवाब चाहता था, पर वांग जी जो कोई भी जवाब नहीं देता। वो पर्सन वांग जी से एक कदम पास आता है, मतलब वांग जी और अपने बीच में जो डिस्टेंस था उसे थोड़ा सा कम करते हुए वो पर्सन वांग जी की तरफ देखते हुए अपनी फिर से स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो। वांग जी वैसे ही अपनी नज़रों को ऊपर करता है और उस पर्सन की आंखों में स्ट्रांगली देखते हुए कहता है, आप किस गलती की बात कर रहे हो मैं नहीं जानता। अगर आप मुझे क्लियरली कुछ बताओगे तो शायद मैं आपको आंसर कर पाऊँ। ये सुनना था कि वो पर्सन वांग जी की तरफ अपनी शार्प नज़रों से देखते हुए कहता है, कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे क्लेवर कल्टीवेटर नॉवल हांग वांगजुन ये नहीं जानता कि उसने कल क्या किया। क्या मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि तुम कल क्या कर चुके हो? ये नाटक करना बंद करो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊँ और तुम्हें कोई हार्ड पनिशमेंट दूँ, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.